Hello everyone, you're most welcome on GS Plus. Today we will discuss about Chapter 5 NCERT Class 7. ये ध्यान रखिएगा साथी, इससे पहले हमने जो भी चैप्टर पढ़ा था डिटेल हमने किया था, सिलसिलेवार ढंग से कक्षा 6 की NCERT हमने कंप्लीट किया। फिर 7th क्लास में हम चैप्टर 5 तक पहुंच चुके हैं और ये पूरी कंप्लीट NCERT चलेगी आपको। और क्लास 12 तक के NCERT को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो उसी क्रम में ये 5वीं क्लास की NCERT है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। औरतों ने बदली दुनिया, इस पे एक नजर हम डालते हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिए, औरतों ने बदली दुनिया, इस पे क्या कहा गया है। बताया जा रहा है कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला घर का काम, यानी कि महिलाएं जो घरेलू कार्य करती हैं, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है ना। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है। घर पे यकीन मानिए कोई भी महिला घरेलू काम ही करती है तो काम को घंटे में बांध करके नहीं करती है, जैसा कि हम ऑफिस में जा करके या किसी घर से बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम काम के घंटे गिन करके काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिन के काम के घंटे थोड़ी ना कि तुमको 8 ही घंटा केवल काम करना है। इनको तो जिस तरह से जरूरत पड़ेगा उस तरह से इनको काम करना है। और आपको तो संडे की छुट्टी मिलती है, इनको तो संडे की स्पेशल ड्यूटी हो जाती है। तो ये दोहरी भूमिका है, यहाँ पे बहुत कठिन काम है वास्तव में देखा जाए तो, और जिम्मेदारी वाला काम है। और महिला जैसे सहनशील, संवेदनशील पर्सनालिटी के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का देखिए कोई निश्चित समय भी नहीं है। ऐसा नहीं कोई निश्चित समय है आपने शटर अपना डाउन कर दिया, अब कोई आए परिवार का सदस्य खाना खाए ना खाए इससे उसे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन यदि आपके कोई परिवार का मेंबर, आपके परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर गया, रात के 12 बजे आ रहा था, आपको उठ करके किचन में जाना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ तक कि गरम गरम रोटियां सेक करके आप क्या करते हैं, उनके लिए इंतजाम करते हैं, व्यवस्था करते हैं। ये महिलाओं का बड़ा जबरदस्त रोल है। और तब जाकर के वो अपना निश्चिंत होकर के अपने बेडरूम में जाकर के शयन कक्ष में जाकर के सो पाती है, तब जाकर उनको आराम मिलता है। वो भी सुबह 5 बजे जगना होता है। तो इस अध्याय में हम क्या करेंगे, घर के बाहर के कामों को है ना देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय जो है महिलाओं की अपेक्षा है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। ध्यान समझिएगा, है नहीं, समझे जाते हैं। ये हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी है, यानी है नहीं लेकिन समझे जाते हैं। कुछ व्यवसाय महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे इस चैप्टर में कि समानता प्राप्त करने के लिए है ना, इक्वलिटी अचीव करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए है, स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए समानता को प्राप्त करने के लिए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना, पहले भी आज से पहले और आज भी प्रेजेंट टाइम में शिक्षा जो है प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। अर्थात शिक्षा कहा जाता है ना कि एक तरह से कहा जाता है कि शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा मानव वो सभी चीजों को प्राप्त कर सकता है जो अब तक उसको नहीं मिला है। शिक्षा एक ऐसा कहा जाता है ना, शिक्षा उस शेरनी की दूध की भात है जो पिएगा वही
अपने मुकाम को हासिल करेगा, अपने अधिकार को प्राप्त करेगा, समता जैसे अधिकार को प्राप्त करेगा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे अधिकार को प्राप्त करेगा। इसलिए एजुकेशन एक ऐसा पहलू है, शिक्षा एक ऐसा पहलू है जिसके द्वारा इस तरह की जो कुरीतियां हैं, इस तरह की जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं, और इस तरह से जो रूढ़िबद्धता है समाज में कि ये काम महिला नहीं कर सकती, ये काम केवल पुरुष के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं, तो इस तरह की रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से बाहर निकलने का सबसे आसान और सबसे प्रबल, सबसे सशक्त साधन एजुकेशन है, शिक्षा है। इसीलिए आजकल के समाज में आप देखते होंगे शिक्षा के अधिकार को जो मौलिक अधिकार बनाया गया और स्त्रियों के, महिलाओं के शिक्षा को निःशुल्क बनाने की बात किया गया। महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा, महिलाओं को कम फीस, पुरुषों की तुलना में, लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम फीस भी लगना चाहिए, और कहा जाता है कि महिला आरक्षण तो महिला को निश्चित तौर पे आरक्षण होना चाहिए। जो अभी भी सिनारियो है, करंट सिनारियो है, तो इसमें कई राज्य सरकारों के द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन कई ऐसे पद हैं, कई ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जहाँ पे, जैसे कि भी संघ लोक सेवा आयोग देखिए, महिलाओं को आरक्षण बिल्कुल नहीं है। लेकिन राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग देखिए, राज्य स्तरीय लोक सेवा कोई परीक्षा होता है राज्य सरकारों में, देखिए वहाँ महिलाओं का आरक्षण है। यूपीपीसीएस में देखिए महिलाओं का आरक्षण है, लेकिन वही आईएएस का जो परीक्षा होता है उसमें महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों के द्वारा जो भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। यानी कि नारीवादी आंदोलनों के द्वारा किस तरह के चेंजेस लाए गए हैं समाज में, इसको भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए आगे हम चलते हैं, उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है आपको कि पूरी पृथ्वी को अपने हाथों में ली हुई है, ये नारी का चित्र है। यानी आप ध्यान देंगे जब आप पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का लोगो देखेंगे तो उसमें, उसके लोगो में दिखाया गया है प्रकृति की रक्षा जो है नारी के ही हाथ में है। वहां स्लोगन, लोगो दिखाया गया है, लोगो, उस लोगो में बनाया गया है, पूरी जिम्मेदारी बनाया गया है। तो यहाँ पे कहीं कहीं प्रकृति के संरक्षण और इस पूरे पृथ्वी का भार कहीं कहीं इसी के ऊपर निर्भर करता है, और इसी को यदि अशिक्षा का शिकार हो जाना पड़े तो कैसे भला समाज का कल्याण होगा। इसीलिए वह समाज कभी भी विकास के उच्चतम शिखर बिंदु पे, जिसको बोलते हैं, नहीं पहुंच पाया है, जिस समाज में स्त्रियां अशिक्षित रही हैं। क्योंकि समाज का संपूर्णता में विकास ही सही मायने में विकास है। ऐसा नहीं है कि समाज का एक वर्ग यानी कि पुरुष जो है शिक्षित हो गया, महिलाएं अशिक्षित रही तो समाज को हम विकसित मान लेंगे, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। इसीलिए समाज को यदि कंप्लीटली हम शिक्षित करना चाहते हैं तो उसमें महिला पुरुष दोनों के शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ चार्ट बनाया गया है और उसमें लिखा गया है कि कौन क्या काम करता है। निम्नलिखित लोगों के चित्र बनाइए, जैसे एक किसान है, एक मिल मजदूर है, एक नर्स है, फिर यहाँ दिया है एक वैज्ञानिक है, एक पायलट है, एक शिक्षक है, और कह रहा है कि चलिए, कह रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, कि चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरिए। अब हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को क्या कीजिए, अलग अलग जोड़िए। कि शिक्षक के लिए, शिक्षक बनने के लिए पुरुष का चित्र या महिला का चित्र, यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जो शिक्षक को पुरुष के रूप में देखना पसंद करते हैं या महिला के रूप में, ये समाज की धारणा है। किसान, सारे लोग, आपके स्टूडेंट क्लास में एक प्रयोग करके देख लीजिए, जितने स्टूडेंट होंगे सब किसान को पुरुष ही मान करके बैठे हैं, महिला को किसान नहीं माना जाता है। मिल मजदूरों में देखिए पुरुष चित्र बना दिया जाएगा, महिला चित्र को कोई नहीं। नर्स में लगभग 99% महिला आ जाएंगी, वैज्ञानिक में पुरुष आ जाता है, कुछ महिला में, पायलट में 100% पुरुष आ जाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं, और यदि अधिक हैं तो किस वर्ग में है। शिक्षक वर्ग में अधिक है, किसान वर्ग में अधिक है, मिल मजदूर के रूप में अधिक है, नर्स के रूप में अधिक है, वैज्ञानिक के रूप में, पायलट के रूप में।
यानी कि आपके समाज में महिलाओं की तुलना में पुरुषों के चित्र अधिक किस वर्ग में दिखाए गए, यानी कि हमारा समाज किस कार्य को पुरुष के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझता है। तो किसान का काम पुरुष के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, लेकिन ध्यान रखिएगा ज्यादातर एग्रीकल्चर में लगी हुई महिलाएं होती हैं। किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? एक ही चीज है, किसान है, शिक्षक है, मिल मजदूर है, वैज्ञानिक है, पायलट है। इसमें स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक दिखाई देंगे। क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है? बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अधिकतर माना जाता है कि देखभाल करने का काम ये बहुत ही पेशेंस वाला काम है, संवेदनशीलता वाला काम है, इसमें महिला ही ज्यादा उपयुक्त होती हैं और महिलाएं कहा जाता है कि ये काम बड़े अच्छे ढंग से कर लेती हैं। इसलिए कॉलेज के सभी बच्चों ने नर्स को ही चूज किया होगा। क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम नहीं है? तो क्यों? इसीलिए देखिए यहाँ पे दिखाया कि औरतों ने बदली दुनिया, यानी औरतों ने क्या किया। देखिए क्या है, मक्के की खेती है। मक्के की खेती किस तरह से महिलाओं के द्वारा किया गया है, तो फिगर दिखाया गया, स्माइलिंग फेस की खेती करते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट है। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। क्या होता है? भारत में 83.6% महिलाएं, ये आंकड़ा देखिएगा, भारत में 83.6% महिलाएं कहाँ काम करती हैं? खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना होता है, खरपतवार निकालना होता है, फसल काटना होता है और उटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। ये कहाँ से आया आंकड़ा? NSSO का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO का 61वां इस सर्वे था, 2004-05 में हुआ था। उसी के बाद ये आंकड़ा आया था सामने कि भारत में खेतों में काम करती 83.6% महिलाएं, जिनमें इनका काम क्या है? पौधों की रुपाई करना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कटाई करना। फिर भी जब हम किसान के बारे में बात करते हैं तो इमेजिनेशन किसका आता है? पुरुष का आता है। तो ये कह रहा है कि ऐसा कि क्यों होता है? ये धारणा गलत है। आंकड़ा कुछ और कह रहा है और आपकी इमेजिनेशन यानी कि आपकी आपके मन मस्तिष्क पे कुछ और चल रहा है, मानसिक पटल पे कुछ और है, यानी कि आपकी मनोदशा कुछ और है। आगे बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं। ये कोई मैडम है, उनका नाम है रोजी मैडम, और ये रोजी मैडम की कक्षा में कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया है कि पुरुष और महिला के चित्र बनाना है। किस वर्ग में? व्यवसाय वर्ग में, बिजनेस में, किसान में, शिक्षक के तौर पे, वैज्ञानिक के तौर पे, तमाम वर्गों में, शिक्षक, किसान, मिल मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक, पायलट। तो जो रोजी मैडम ने कक्षा में 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों ने, देखिए 30 बच्चों में शिक्षक वर्ग के लिए बच्चों ने कितने पुरुष चित्र को इंगित किया, कितने ने महिला चित्र को इंगित किया? तो 25 बच्चों ने क्या किया? महिला चित्र बनाया कि शिक्षक जो है सबसे उपयुक्त महिला, शिक्षक का जो पेशा है ये महिलाओं के लिए सबसे उपयुक्त है। आज के डेट में गांव में कहा जाता है कि चलो तुमको नौकरी करना, जब कोई महिला जिद करती है नौकरी करने के लिए, कोई लड़की जिद करती है कि हमको नौकरी करना है, तो गांव की जो रूढ़िबद्ध सोसाइटी है किसी तरीके से मानता भी है, तो एक ही आधार पे मानता, चलो ठीक है नौकरी करने जा रही हो तो एक ही नौकरी तुम्हारे लिए ठीक है। जॉब तुम्हारा जो है एक ही जॉब आपके लिए ठीक है। वो जॉब क्या है? ध्यान रखिएगा, वो जॉब क्या है? टीचर, यानी टीचिंग का जो जॉब है वो आपके लिए उपयुक्त है। आपकी बॉडी ऐसी है, ऐसी धारणा बनी हुई है। हालांकि अवनी चतुर्वेदी में देखिए क्या क्या उड़ा रहे हैं लोग, फाइटर जेट उड़ा रहे हैं लोग। ये धारणा है एक समाज की, तो उस धारणा से ही ये बच्चे समाजीकृत हुए हैं। तो बच्चे क्या करेंगे? 25 बच्चों ने महिला चित्र को ज्यादा उपयुक्त पाया शिक्षक के रूप में, यानी कि शिक्षक बनाने के लिए इनकी मनोदशा है। 25 बच्चों के 5 बच्चे चाहते हैं कि पुरुष शिक्षक के रूप में उपयुक्त है। किसान में जब आता है तो 30 और 0 का रेशियो हो जाता है। कोई भी बच्चा नहीं चाहता है कि किसान महिला हो। सारे बच्चे क्या बना रहे हैं? इमेजिनेशन के दिमाग में क्या है कि पुरुष ही किसानी की पेशा जो है
वो पुरुष के लिए उपयुक्त है। मिल मजदूर किस वर्ग के लिए उपयुक्त है? तो पुरुष के लिए कि महिला के लिए? तो देखिए अधिकाधिक पुरुष में पुरुष चित्र दिखाया गया है, यानी 25 लोगों ने पुरुषों को प्रेफरेंस दिया है और 5 लोगों ने महिलाओं को प्रेफरेंस दिया है। नर्स पुरुष ज्यादा उपयुक्त है कि महिला? तो यहाँ ध्यान रखिएगा 0:30 का रेशियो आ गया है, यानी नर्स को पुरुष उपयुक्त ही नहीं मानते हैं और महिलाएं इसमें ज्यादा उपयुक्त पाई गई हैं। वैज्ञानिक में 25 पास पाया गया, पायलट में 27 और 3 पाया गया। पुरुष को वैज्ञानिक यानी पायलट और वैज्ञानिक के रूप में पुरुष को उपयुक्त पाया गया, नर्स के रूप में महिला को उपयुक्त पाया गया, मिल मजदूर के रूप में पुरुष को उपयुक्त पाया गया, किसान के रूप में पुरुष को उपयुक्त पाया गया, शिक्षक के रूप में महिला को उपयुक्त पाया गया। आगे बात समझ में। अब यहां देखते हैं कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। क्या है? कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं को और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए, अर्थात इस पेशे के लिए पुरुष वर्ग को ज्यादा उपयुक्त पाए और नर्स के लिए महिलाओं को ज्यादा उपयुक्त पाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरीके कर सकती हैं। घर के बाहर महिलाएं कुछ गिने चुने काम को ही अच्छे ढंग से कर पाएंगी, ऐसा इसलिए इन लोगों ने बनाया है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं। ठीक है, देखिए लिखा है क्यों अच्छी हो सकती है महिलाएं नर्स के रूप में? क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। महिलाएं क्या होती हैं? उनके पास सहनशीलता पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि वे अधिक क्या होती हैं? सहनशील होती हैं। और क्या होती हैं? विनम्र। उनके लिए ह्यूमिलिटी ज्यादा होती है, विनम्रता होती है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है कि परिवार में स्त्रियों की जो भूमिका होती है वो सहनशीलता और विनम्रता वाली होती है। इसी प्रकार से माना यह जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। ये माना जाता है, आम धारणा है। लेकिन देख लीजिए सही बात ये नहीं है। सही बात क्या है? सही बात तो साथियों ये है कि महिलाओं का दिमाग, साइंस कहता है, बायोलॉजी कहता है, महिलाओं का दिमाग पुरुषों के दिमाग से ज्यादा तेज है, ज्यादा स्ट्रांग है। उनकी सोचने समझने यानी कि मानसिक जो वर्क है, मेंटल जो कैपेसिटी है उनकी ज्यादा है। फिजिकल कैपेसिटी पुरुषों की ज्यादा हो सकती है, लेकिन मेंटल कैपेसिटी महिलाओं का ज्यादा है। बायो कहता है, साइंस कहता है, इस बात को प्रमाणित कर चुका है। समस्या यहाँ महिलाएं पिछड़ क्यों जाती हैं, स्त्रियां पिछड़ क्यों जाती हैं? तो यहाँ मेन मुद्दा यह है कि अवसरों की अपर्याप्तता की वजह से। आज देखिए हमारे समाज में जब टीना डाबी को अवसर मिला, दलित समुदाय से आती है महिला, आर्थिक सशक्तिकरण, उनके माताजी पिताजी दोनों सरकारी नौकरी में अवसर है। जब अवसर मिला तो टीना डाबी ने भी झंडा गाड़ दिया और लगातार देखिए मेडिकल का सेक्टर हो, इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, सिविल सेवा का सेक्टर हो, एडवोकेसी का सेक्टर हो, न्यायाधीश बनने की बात आए, महिलाएं अब इसमें बढ़ चढ़ कर क्या ले रही, प्रतिभाग कर रही है। डॉक्टर, इंजीनियर सब महिलाएं हो रही हैं। आप ऊपर से देख लीजिए टॉप 20 में देख लीजिए तो 10 महिलाएं ही IAS बनती हैं, 10 लड़कियां। इसका मतलब क्या है? ये मेन मुद्दा क्या है? अवसरों की अपर्याप्तता की है। इसीलिए नहीं कि उनकी तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है तो महिलाओं के पास तकनीकी ही दिमाग नहीं है। ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणा है कि महिलाओं के पास तकनीकी दिमाग नहीं है या उनके पास पढ़ने की क्षमता नहीं है। यह केवल हमारी कमियां हैं कि हम उन्हें अवसर नहीं दिए। जब महिलाओं को अवसर मिला है तो वे झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। आ रही बात है समझ में? अब देखिए अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, जैसा कि ऊपर हमने देखा। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। तो अवसरों की अपर्याप्तता विद्यमान है। क्या विद्यमान है? अवसरों की अपर्याप्तता विद्यमान है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित कर दिया जाता है
कि अब तुम्हारी शादी की समय आ गई है और शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लो, शादी विवाह कर लो, यहीं पे पढ़ाई को विराम दे दो। जॉब, करियर, अपना ये सब चीज ध्यान में देने की बात नहीं किया जाता है, लेकिन अब समाज जागरूक हुआ है। इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। इसके पीछे का रीजन साथियों ये है, ध्यान रखिएगा, इसके पीछे का रीजन ये है इसके पीछे का रीजन ये है कि संयुक्त परिवार से, है ना, संयुक्त परिवार जिसे अब कंबाइंड फैमिली बोलते हैं, संयुक्त परिवार में क्या होता था, यह परिवार टोटली, इस परिवार की जो अर्थव्यवस्था थी, है ना, इस परिवार की जो अर्थव्यवस्था थी यह किस पे आश्रित था, किस पे आधारित था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। क्या थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। ध्यान रखिएगा, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। और इसमें होता क्या था कि जब कृषि संबंधी कार्य होते थे और कृषि से प्राप्त आय जो होता था, तो इस परिवार का जो मुखिया होता था, वो मुखिया आय अपने पास रखता था और परिवार के जितने भी सदस्य होते थे, सारी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति एक डोर से होता था। इस परिवार में यूनिटी बनी हुई थी, यानी कि यह परिवार क्या था, यूनाइट था। आज बात समझ, यह दोष नहीं आया, लेकिन जैसे ही संयुक्त परिवार निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाया और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था तथा उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को छलांग लगाते हुए एक नई नवीन अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया। कौन कौन? सेवा, सर्विस, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, और उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिएगा, तो सेवा आधारित अर्थव्यवस्था और उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था ने क्या कर दिया, इस संयुक्त परिवार को विखंडित कर दिया, तोड़ दिया। और चूंकि अपने मूल स्थान से बाहर जाकर के ही आपको नौकरी मिल रही थी, अपने मूल स्थान से बाहर जाकर के इंडस्ट्री में आपको काम मिल रहा था, तो आप अपने स्वयं, आपकी वाइफ और आपके बच्चे जहां रहते हैं एक परिवार में, ये नाटकीय परिवार बन गया। यहीं पे जाकर के आप कहीं बाहर जाकर के नौकरी करते थे, नाटकीय परिवार। अब सवाल ये उठता है कि लड़की के लिए शिक्षा की जरूरत क्यों है। यहां पे संयुक्त परिवार में परिवार के जो भी सदस्य होते थे, खुदा न खास्ता यदि इसका हस्बैंड एक्सपायर कर गया, इसके पास कोई बीमा थोड़ी नहीं है, प्राइवेट नौकरी कर रही है तो कोई बीमा नहीं है। आधे से समाज में आधे से अधिक लोग सरकारी नौकरी में थोड़ी ना, प्राइवेट नौकरी में। प्राइवेट नौकरी किसी मृतक आश्रित के बदले किसी को जॉब वगैरह नौकरी, कोई सुरक्षा वगैरह नहीं देती है। अब पड़ गया इसकी दिक्कत, अभी महिला कहां जाए। यह परिवार जो था, इस परिवार में इसका पर्याप्त ख्याल रखा जाता था। यदि खुदा न खास्ता इस तरह की घटनाएं इस परिवार में होता तो इस परिवार में नैतिकता विद्यमान है। तो इस परिवार में इस महिला का और इस महिला के बच्चे का यदि यही घटना इस परिवार में घटित होता तो उसका पर्याप्त देखभाल हो जाता, बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था हो जाती, महिला की देखभाल हो जाती और उसकी सामाजिक सुरक्षा भी हो जाती, सोशल सिक्योरिटी भी आता। लेकिन जैसे ही ये परिवार भंग हो गया, एक नवीन परिवार आया, न्यूक्लियर फैमिली आया, नाभिकीय परिवार आया। इस नाभिकीय परिवार में जब पुरुष का किसी कारणवश देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, चाहे दुर्घटनावश हो जाए, चाहे बीमारीवश हो जाए, नैसर्गिक रूप से हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, तो अब ये महिला असहाय नजर आती थी। अब आर्थिक तौर पे ये आत्मनिर्भर तो है नहीं। जब लोगों ने नाभिकीय परिवार के कुछ विसंगतियां, कुछ दुष्परिणाम देखे, डिमेरिट्स देखे, तो लोगों ने क्या किया,
अब अपनी बेटियों को पढ़ा करके इतना सक्षम बनाने का प्रयास किया कि खुदा न खास्ता जब इसके साथ इस तरह की हादसा हो जाए तो कम से कम महिला इस लायक वो पढ़ी लिखी कि अपने बच्चों का भरण पोषण करने लायक वो सक्षम हो जाए। और सक्षम कौन करेगा? शिक्षा। इसलिए लोग जो दूरदर्शी थे उन सभी लोगों ने इस नजाकत को पहचाना और इस मैकेनिज्म को पहचाना और लड़कियों को शिक्षा देने। उसका परिणाम क्या हुआ? नारकी परिवार में पति पत्नी दोनों नौकरी पेशा वाले हो गए। सर्विस बेस्ड इकोनॉमी ने इनको क्या कर दिया? तगड़ा आधार दे दिया। आ रही बात है समझ में? तो सवाल यहां पे ये था कि परिवार जब टूटा तो यहां पे एक समस्या आया। अब सब इसको शिक्षा देना जरूरी हो गया, यानी कि लड़कियों की शिक्षा संयुक्त परिवार में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं था। समझिएगा इस बात को। लेकिन इस समाज में तो अत्यंत ही आवश्यकता है। यदि यहां नहीं दिया गया तो कोई बहुत जरूरत नहीं था, चल जाता था काम। लेकिन इस परिवार में तो देना अत्यंत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि इसका कोई खर्चा वर्चा उठाने नहीं आएगा, इसकी कोई देखभाल करने नहीं आएगा। आगे बात समझ में? याद करिए, जब आपके लिए इकलौते आप होते थे और आपके लिए पर्याप्त एग्रीकल्चरल लैंड होता था तो उन दिनों आप नौकरी को लात से मार देते थे। लेकिन आज सिचुएशन ये हो गया कि आपके पास कोई पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा का आधार नहीं है तो निश्चित तौर पे आप नौकरी ही करते रहेंगे। तो इसलिए इस महिला के साथ भी वही होता है। इसीलिए स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि पुरुषों की शिक्षा से भी ज्यादा जरूरत है। आइए तो यह ध्यान रखिएगा, यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का, प्रेशर का सामना करना पड़ता है। अब हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां हमें सभी बच्चों को अपने चारों तरफ की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है। हमारे गार्जियन क्या करते हैं, अभी बेटा हाई स्कूल में पढ़ रहा है तभी से अपेक्षा कर रहे कि इसको हमको डॉक्टर ही बनाना है। एक मूवी आया था बीच में, आप जानते हैं, आमिर खान के द्वारा निर्देशित था और अभिनीत भी था, थ्री इडियट्स में इसी बात पे ध्यान दिया गया है कि अपनी अपेक्षाएं जबरन बच्चों पे मत थोपिए। बच्चों की रुचि पे छोड़ दीजिए कि बच्चा का इंटरेस्ट किधर है। वो डॉक्टर बनना चाहता है कि इंजीनियर बनना चाहता है कि बीटेक एमटेक करने के बाद उसको कवि बनने का मन करता है, लेखन का काम करने का मन कर रहा है, तो कुमार विश्वास की तरह भी कवि बन सकता है। महेंद्र सिंह धोनी देखिए फुटबॉलर बन टीटी से शायद पढ़ाई लिखाई करके टीटी बने थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की जगत में सबसे सफलतम कप्तानों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। यदि अपेक्षाएं उनके भी पिताजी उसके ऊपर थोपे होते नहीं तुमको नौकरी नहीं छोड़ना, तुमको नौकरी करना है, तो आज शायद भारत को एक अच्छा कप्तान नहीं मिल पाता और भारत विश्व कप भी नहीं जीत पाता। तो यही पे बात बताया जा रहा है कि यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। हमारे मित्र क्या होते हैं, कभी काल संगत गड़बड़ मिल जाता है तो आप आपस में मित्र मंडली में भी इस तरह का माहौल बन जाता है कि अच्छा खासा लोग दबाव दे देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है ना, कि आपको नौकरी पाना है, नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है।
जिसमें उन्हें क्या करना होता है, अधिक वेतन मिले। आपको ऐसी नौकरी प्राप्त करना चाहिए जिसमें अधिक वेतन मिले। कभी कभी गार्जियन ये भी करते हैं कि पड़ोस का लड़का ही डॉक्टर बन गया तो कहेंगे तुमको भी डॉक्टर ही बनना है। इस तरह के भी दबाव आते हैं। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस भी दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। यहाँ कुछ संदर्भ दिया हुआ, थोड़ा सा इसमें पढ़ना पसंद करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, रूढ़ियों को तोड़ा है। क्या है रूढ़ियों को तोड़ने की बात है? यह कोई लड़की लग रहा है, तभी रूढ़ियों को तोड़ने की बात आ रहा है। देखिए यहाँ कह रहा है कि रेल का इंजन आदमी चलाते हैं। रूढ़ियों को तोड़ा है। क्या किया? रूढ़ियों को तोड़ा है। रेल का जो इंजन है वो आदमी चलाते हैं, ठीक है। पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला, जिसका नाम है लक्ष्मी लाकरा, ने इस धारा का रुख ही क्या कर दिया? बदल दिया है। एक मूवी आया था आमिर खान का, दंगल, दिखाया गया है कि लड़कियां पहलवानी कैसे कर सकती हैं, रेसलिंग में कैसे आगे जा सकती हैं, और हरियाणा ने सारे परंपरागत मिथक को तोड़ करके उस पिक्चर में ही दिखाया गया है। और एक बाप ही क्या करता है? सपोर्ट करता है उसको। तो 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी रेलवे कि वह पहली महिला इंजन चालक हैं। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा जो है कहाँ हुई होगी? जब गरीब है तो एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही। उसने मन लगाकर, लक्ष्मी ने क्या किया? मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या किया? इसने डिप्लोमा अर्जित किया। देख लीजिए, कहते हैं इरादे मजबूत हों और हुनर हो, कुछ करने का मादा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही प्रयास में वह क्या हो गई? उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती हैं मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है। ध्यान रखिएगा, मैं अक्सर विद्यार्थियों से कहता हूं, चाहे मैं किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मैं कहता हूँ, एक बार मैं यूपीएससी के एक जगह बैठा था और वहाँ पे चर्चा हो रहा था इंटरव्यू के लिए प्रश्नों को लेकर के। तो मैं कहा कि यदि आपके पास 4 अटेम्प्ट आईएएस के बचे हुए हैं, मैंने एक सज्जन से पूछा, वो ईपीएफओ का इंटरव्यू दे रहे थे, आपके पास 4 अटेम्प्ट आईएएस का बचा हुआ है। मैं यही देखना चाहता था और बताया भी उस स्टूडेंट को कि मेरे प्रश्न, बाद में मैं बताया कि मेरे प्रश्न पूछने का मकसद बस ये है कि आप सुरक्षित होना पसंद करते हैं कि चुनौतियों से खेलना पसंद करते हैं। नौकरशाह वही बन सकता है नैसर्गिक रूप से जिसके पास चुनौतियों को सामना करने का मादा हो, नई नई चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हो। जो सेफ गेम में जाना चाहते हैं वही भ्रष्टाचारी होते हैं, करप्शन वही करते हैं जो सुरक्षित होना पसंद करते हैं। क्योंकि मैं एग्जाम्पल देखिए, मेरा प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि आपके पास आईएएस की परीक्षा आप दे रहे हैं, आपके पास 4 अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट आपने दिया तो प्रीलिम्स आपका हुआ लेकिन मेंस नहीं हुआ। दूसरा अटेम्प्ट आपने दिया, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ। तीसरा अटेम्प्ट आपने दिया तो
तीसरा अटेम्प्ट आपने दिया, प्रीलिम्स आपका रुक गया, अब आप इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। पहले अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ और इंटरव्यू तक पहुंच गए। तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही रुक गया आपका। अब एक अटेम्प्ट बचा है, बस चौथा अटेम्प्ट। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा कर दिया जाता है कि बायलैटरल एंट्री के प्रावधान को शुरू कर दिया गया और कहा गया कि यदि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार का सामना किए, यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दिए हैं या संघ लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू दिए हैं, तो आपको डायरेक्ट बिना किसी परीक्षा के आपको राज्य सरकार के द्वारा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बना दिया जाता है। अच्छा खासा नौकरी है, अच्छी खासी प्रतिष्ठा उसमें, लखनऊ में रहना टॉप, बाय दाएं कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग के वजह झंझट नहीं है, राजधानी में आपको जीवन भर रहना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? लेकिन राज्य सरकार का शर्त है कि फिर दोबारा आपको जिंदगी में परीक्षा नहीं देना है, यही आपकी अंतिम परीक्षा होगी। अब आप परीक्षा नहीं दे सकते क्योंकि वो नॉन जो एनओसी होता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो सरकार का शर्त है कि हम एनओसी नहीं देंगे। अब आप क्या करेंगे? अब विद्यार्थी के पास दो विकल्प है, चाहे तो कह दिया कि सर मैं समीक्षा अधिकारी की नौकरी लेना पसंद कर सकता हूँ। दूसरा कैंडिडेट है वो जो इसका जवाब ये हो सकता है कि हम सर हमारा बचा हुआ प्रयास है, मैं उसको फुलफिल करूंगा, बाद में फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी मैंने आईएएस के 4 अटेम्प्ट के बारे में सोचा है, अन्य किसी विकल्प पे ध्यान नहीं दिया। जैसे मेरा अटेम्प्ट पूरा हो जाएगा फिर मैं विकल्प को देखूंगा। तो जो इंसान सामने एक सरल मार्ग मिल रहा था लेकिन सरल मार्ग को नहीं चुना, कठिन मार्ग को चुन रहा है, चुनौतियों का, जिसमें चुनौतियों का सामना करने का साहस है, वही नौकरशाह है। तो यहाँ पे यही बात कहा गया है। ये क्या कह रही है लक्ष्मी रेखा? आप लोग कहते हैं कि सर साक्षात्कार में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं? मैं कहता हूँ मेंस में, साक्षात्कार में, एनसीईआरटी, निबंध में एनसीईआरटी उसकी परिधि है, उसके बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एडवांस एक बुक पढ़ सकते हैं आप, जैसे कि हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ने के बाद स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। पॉलिटी में आप एनसीईआरटी पढ़े और टीएमएस लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी के अलावा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जहां तक मैं समझ पाया हूं। उसी तरह देखिए, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूं और उसको दिखा के रहती हूं। देख लीजिए, क्या कहना है इनका? लक्ष्मी का क्या कहना है? ध्यान रखिए, लक्ष्मी कहती हैं कि जब कोई ये कहता कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, तो मैं क्या करती हूं, उसे करके रहती हूं। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर हैं। कई लोगों ने इनसे कहा, जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसने पॉलिटेक्निक्स में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी, हर वक्त समाज के लोगों ने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, लड़कियों के बस की बात नहीं, लड़कियां सब काम नहीं करेंगी, लड़कियां इसके लिए नहीं बनी हैं। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। लक्ष्मी का दृष्टिकोण क्या है? देखिए, इसी को बोलते हैं, दृष्टिकोण को हम विजन बोल सकते हैं, एटीट्यूड बोल सकते हैं। लक्ष्मी का एटीट्यूड यानी विजन सीधा साधा है। जब तक मुझे मजा आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से रह पा रही हूं और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जी? क्या बात है। जब तक मुझे मजा आ रहा है, इसी को बोलते हैं एप्टीट्यूड। आप अपने एप्टीट्यूड को पहचानिए। आप कहते हैं ना सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। वास्तव में अभिक्षमता को पहचानना कठिन काम है, लेकिन आप अपने अभिक्षमता को पहचान करके यदि उस क्षेत्र में काम करेंगे तो उस क्षेत्र में आपको पर्याप्त तो मजा ही नहीं आएगा, बल्कि उस क्षेत्र में जब मजा आपको पर्याप्त आएगा तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। यही बात है कि मैं जब तक मुझे इस काम में मजा आ रहा है, मैं उस काम को कर रही हूं, मेरा मन नहीं लगेगा, मैं छोड़ दूंगी। आप एक खास मनोवृत्ति के व्यक्ति यदि हैं, आपका मनोवृत्ति हो सकता है, बहुत से लोग एक करियर अपनाने के बाद उनका मन भर जाता है, उनकी मनोवृत्ति चेंज हो जाती है उसके प्रति, फिर छोड़ करके दूसरे कैरियर ऑप्शन पे
चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे कि जब तक मुझे पर्याप्त मजा आ रहा है और उस मजा आने से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ और अच्छे से मैं रह पा रही हूँ, अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊं? किसी के कहने पर क्यों जाऊं कि ये फला काम आप नहीं कर सकती, फला काम लड़कियां नहीं कर सकती, ऐसा बता रही है। अब देखिए दूसरी एक कहानी क्या निकल करके आती है। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है कि यदि आप जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते? अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को ऐसे किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है। जैसे लड़कों के लिए आज समाज में ये हो गया कि यदि तुम्हारे पास अच्छी नौकरी नहीं है तो आपकी अच्छी शादी नहीं हो सकती। अब लड़कों को दबाव में जीवन जीना पड़ रहा है, अच्छी शादी के लिए अच्छी नौकरी का प्रयास करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है कि उन्हें अधिक वेतन मिले, तमाम तरह की यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब परिवर्तन के लिए सीखना है कि स्कूल जाना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है ना? स्कूल चलो अभियान आपको पता है, स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है, क्योंकि इस शिक्षा के अधिकार और मौलिक अधिकार हो गए निःशुल्क शिक्षा। यदि किसी के पास पैसे नहीं है तो अब ये नहीं कह सकता है कि शिक्षा के पैसे के अभाव में, गरीबी की वजह से हमने शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाया। ये साथियों, शिक्षा और स्वास्थ्य ये वास्तव में निःशुल्क होना चाहिए, वास्तव में निःशुल्क होना चाहिए। तभी राष्ट्र समृद्धि के राह को जा सकता है और सबको एक जैसा शिक्षा मिलना चाहिए। सारे भांति के जो बोर्ड बने हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सब खत्म करके एक जैसा टीचरों का टेस्ट होना चाहिए पूरे भारत में। एक पैटर्न पे पढ़ करके परीक्षा पास करके टीचर जाए, एक खास मेधा वाले लोग बच्चों को पढ़ाएं, एक खास तरह के पाठ्यक्रम बच्चे पढ़ें, सभी बच्चे एक जैसे विद्यालय में पढ़ें। आगे बात समझ में, न कोई सरकारी न प्राइवेट, तो फिर शिक्षा के संदर्भ में असमानता आ ही नहीं सकता। अब यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे, पहले कुछ ही लोगों को पता था, कुछ लोग केवल सिग्नेचर बनाना जानते थे। जो समाज के अच्छे घराने के जो लोग थे, जो आर्थिक तौर पर संपन्न थे, वही केवल पढ़ाई लिखाई कर पाते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। पारंपरिक तौर पे लड़कियों की स्थिति तो और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। एक पहले की बात बताया जा रहा है, 1950 के आसपास की बात बताया। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। ध्यान रखिएगा, वो चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। ये एनसीईआरटी कह रहा है। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष की शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। 19वीं शताब्दी में विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए। सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूल भी खुल गए, निजी स्कूल भी खुल गए, और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर
बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। उसी में रमाबाई एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी बन जाती है। यहीं से सब वो चीज पूछा जाता है। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए क्या किया? संघर्ष किया। आइए हम रास सुंदरी देवी जो 1800 में पैदा हुई थी, 1890 में का देहांत हो गया था, का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक प्रौढ़ शिक्षा भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम था कि जो लोग हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे वो भी थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जान जाए। उनकी पुस्तक आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। ध्यान समझिएगा, क्या है? आमार जीवन उनकी आत्मकथा, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा। रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। देख लीजिए, उस समय लोगों का विश्वास क्या था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। ये देखिए और विधवा हो जाती है। क्या रूढ़िवादी सोच है। इसीलिए भारत अंग्रेजों के दासता को स्वीकार किया। पति के लिए दुर्भाग्य लाती और विधवा हो जाती। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। जिस समाज में धारणा हो कि पढ़ोगी लिखोगी तो इससे तुम्हारे पति का दुर्भाग्य खराब हो जाएगा, उस समाज की महिला छुप छुप कर यदि पढ़ाई की हो तो उसके मन में कितनी लालसा होगी पढ़ने के लिए। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। बाल विवाह हो जाया करता था उस समय। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भागवत एक संत है, एक संत चैतन्य भागवत का जीवन पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था, यानी कि अक्षर लिखने का प्रयास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। ध्यान दीजिए कितना संघर्ष इन महिलाओं के द्वारा शिक्षा के लिए किया गया है। ये समाज दिखाता है, पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज में इतना संघर्ष महिला को करना पड़ा और इतने संघर्ष करने के बाद महिलाएं सारे बंधनों को तोड़ करके कहाँ गई? समाज में आगे निकली और आज डॉक्टर इंजीनियर बन रही है। देखिए, रास सुंदरी देवी की अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन अक्षर ज्ञान ने क्या दिया? उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का एक अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को
उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। रास सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही लें। थोड़ा सा अब हम चर्चा करते हैं जो पीछे का कुछ लिस्ट बॉक्स में जो लिखा गया था उस पर एक नजर डालते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन करके था कि जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था, यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे। किस विषय में अधिक अंक नहीं मिले थे? साइंस में और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे। लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उसको विज्ञान और गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए थे। हे भगवान, जेवियर, गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम है। ये उनके गार्जियन द्वारा कहा जाता है। ध्यान समझिए साथियों, अच्छे अंक से कभी भी किसी भी व्यक्ति का भविष्य का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। भविष्य में क्या बनेगा, या वो अच्छा है या बुरा है, मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूं, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूं। यानी कि अपने इंटरेस्ट के बारे में बता रहा है। तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य नहीं है। आज देखिए इतिहास विषय को लेकर के तैयारी करने वाले लोग जब असफल हो जाते हैं, कोचिंग पढ़ा करके करोड़ों का कारोबार पैदा कर दिए, एक नाम पैदा कर दिए, उसमें कई इतिहासविद हैं। मणिकांत सिंह सर है, हेमंत झा है, रजनीश राज है। ये बताएं कि किसी विषय का ज्ञान, कोई विषय खराब नहीं होता है। हिंदी साहित्य के जानकार डॉक्टर विकास द्विवेदी सर, हिंदी की वजह से पूरी भारत में अपना नाम कमाए। गणित मैथ पढ़ पढ़ के लोग, फिजिक्स पढ़ पढ़ के चुपचाप किसी कोने में बैठ के कहीं सरकारी नौकरी कर रहे होंगे। बात कोई भी विषय खराब नहीं होता है, ये समझाना पड़ेगा इनके गार्जियन को। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता है, तो बिल्कुल सही बात है। कौन कह रहा है? जेवियर कह रहा है गणित विज्ञान उसको नहीं अच्छा लगता है। समझदारी से काम लो बेटे, गार्जियन सिखा रहे हैं। इस तरह का काम कभी आप अपने बच्चों से मत करिएगा। गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। अरे इंटरेस्ट आधारित काम करिए, एप्टीट्यूड आधारित काम करिए, अपनी अभिरुचि को पहचानिए और उसके हिसाब से काम करिए, क्रांति ला देंगे आप। अब देखिए यहाँ पे कुछ वही जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे दिए गए कहानी को हमने पढ़ा, उसके बाद दिए गए प्रश्नों को हमको जवाब देना है। यदि आप जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते? निश्चित तौर पर इतिहास, जिसमें मेरा रुचि हो उस विषय को मैं चुनता। अपने अनुभव के आधार बताइए कि लड़कों को ऐसे किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है कि फला विषय पढ़ने से या फला सब्जेक्ट पढ़ने से अच्छी नौकरी मिल जाती है, वही तुम पढ़ो। ये धारणा है। आगे बात समझ। अब थोड़ा सा हम नजर आते हैं, डालते हैं अन्य आयामों पर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रमाबाई अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई। रमाबाई अपनी बेटी के साथ, यहाँ फोटो दिखाया गया है, लिखा हुआ है कि महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। परिवार ने, पारिवारिक मूल्य ने उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। ध्यान रखिएगा, पंडिता रमाबाई को
ये पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय की औरतों के लिए सब चीज अछूता था, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया इन्होंने। ये देखिए कितना साहसिक प्रयास किया गया। उन्हें लड़की से चीजें बनाने, स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लड़की से चीजें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है महिलाओं को स्वतंत्र बनाने के लिए। निश्चित तौर पे साथियों, ये मेरा तजुर्बा, मेरा भी मानना है, महिलाओं को बिना स्वतंत्र किए उनका उद्धार या कल्याण नहीं किया सकता है। ध्यान समझिए, यहां लिखा हुआ है कि शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने क्या किया? शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाया। उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानियां, पत्र और आत्मकथाएं लिखी। अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के नए नए तरीकों की कल्पना की। अब यहाँ एक और स्टोरी दिया गया है, रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। आइए देखते हैं ये क्या है। रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, है ना? धनी परिवार में, जिसके पास बहुत ढेर सारी जमीन थी। जिसके पास बहुत जमीन थी, यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। पता नहीं क्यों। उर्दू पढ़ना और लिखना उर्दू आता था, धर्म विशेष से हो सकता है ताल्लुकात रखता हो इसलिए, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी जो है अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से वो बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा, चोरी चोरी। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी, है ना, जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड नाम की एक जगह पर पहुंचती है। लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन साराह के साथ
यात्रा पर जाती है तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही थी, वह कोई हकीकत में नहीं था। जैसा कि आपने देखा कि रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी और उर्दू भाषा ही केवल पढ़ने की इजाजत थी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा पढ़ने की इजाजत नहीं थी। उस समय रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उसमें भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में, कहाँ पे, कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है ना? लड़कियों के लिए स्कूल खोला जो आज भी कार्यरत है। और ये देखते हैं, यहां ध्यान रखिएगा, यहां पूछा गया है, कहा गया है कि रास सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन दोनों आर्थिक स्थिति अच्छी थी, दोनों अच्छे परिवार से आते हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, है ना? कि स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं, यानी रुकैया हुसैन और रास सुंदरी देवी जैसी स्थितियां अब नहीं है। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना विशेषकर लड़कियों को आज भी भारत में चुनौती है, निश्चित तौर पर चुनौती है। इसको निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के द्वारा चुनौती को एक सुअवसर में बदलने की कोशिश सरकार के द्वारा किया गया, जो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। महिला आरक्षण, ह्यूमन रिजर्वेशन, नौकरियों में, विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में, विभिन्न कोर्सों में एडमिशन के समय, प्रवेश के समय भी आरक्षण के प्रावधान उस चुनौती को क्या करेगा, दूर करने में मदद करेगा। यहाँ साथियों देखिए लिखा हुआ है SDG गोल 4 क्या है, क्वालिटेटिव एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। शिक्षा तो मिलने लगेगा, लेकिन अब जरूरत क्या है, गुणवत्तायुक्त शिक्षा, एक ऐसी शिक्षा जिसको पढ़ने के बाद हम एक अच्छे नागरिक बन सकें। इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। सतत विकास लक्ष्य 4 क्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आपके PCS में, IAS में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग करने के लिए दिए जाते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, ध्यान रखिएगा, कहा गया है, थोड़ा देखें कितना है। महिला आंदोलन है। अब देखते हैं थोड़ा सा वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, इसको भी हम समझेंगे। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं। अब कोई भेदभाव उतना नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। आर्य में जनगणना कौन कराता है, गृह मंत्रालय कराता है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की क्या की है, गणना किया था। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है
कि भारत में यहाँ पे लोग रह रहे हैं तो जनघनत्व कैसा है, आबादी का स्तर कैसा है, ग्रामीण जनसंख्या कैसा है, शहरी जनसंख्या कैसा है, शिक्षा कैसा है, लिंगानुपात कैसा है, जनघनत्व कैसा है, प्रतिशतता उसका क्या है, आ रही बात समझ में। तो उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम इत्यादि की जानकारी मिलता है और इन जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों यानी 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के का 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की जो जनगणना हुई है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 85%। अभी भी इसमें क्या है, पर्याप्त अंतर है, आप ध्यान दीजिएगा। लगभग 17% का, 17 अंकों का इसमें फासला है। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है, इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ। यह पर्याप्त देखा गया, विकास के अवसर मिले हैं और लड़कियों की संख्या में इजाफा हुआ है, पढ़ने का अवसर मिला है, लेकिन अभी भी लड़के और लड़कियों के बीच में पर्याप्त अंतर है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़के और लड़कियां इनमें शामिल हैं। देखिए, औसत वार्षिक ड्रॉप आउट रेशियो, ये ध्यान रखिएगा, जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर 2014-15 का आंकड़ा दिया है। स्कूल का स्तर दिखा रहा है कि प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5, ध्यान रखिएगा, और उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक यानी कक्षा 9 से 10। तो प्राथमिक स्तर पे 4.36 लड़कों के द्वारा क्या किया गया है, स्कूल छोड़ दिया गया है और लड़कियों में 3.88, योग 4.13, सब मिला के लड़के लड़कियां और योग लड़के लड़कियां अनुसूचित जाति के जिसमें 4.71% लड़के हैं, 4.2 लड़कियां हैं, इनका योग है इतना। अनुसूचित जनजाति में 7.02, 6.84, यानी अनुसूचित जनजाति में ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें दिया हुआ है। इसके बाद हम ये सब देखेंगे, चार्ट को भी देखेंगे और आगे चलेंगे। आज मुझे लगता है आज मैं इतना ही कर पाऊंगा, कल पुनः नेक्स्ट पे हम चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी करीबन 2014 में शुरू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पता करें, यही से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो थोड़ा सा हम आज बस यही तक, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।